नोएडा में सैलरी को लेकर पुलिस और मजदूरों की भिड़ंत, प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़ आगजनी। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, नोएडा में कई जगह लगा जाम। पवन खेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार, तेलंगाना हाईकोर्ट से मिले राहत का खिलाफ अपील। सीएम हेमंता की पत्नी पर पवन खेड़ा ने लगाए थे गंभीर आरोप। दिल्ली में पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को किया संबोधित। पीएम बोले, महिला सुरक्षा के लिए कानून में किए बदलाव, विकसित भारत के संकल्प को करेंगे पूरा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बदमाशों के हौसले बुलंद, पेट्रोल डालकर एक घर में लगाई आग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अमेरिका आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर करेगा नाकेबंदी, कच्चे तेल की कीमतें फिर हुई $100 के पार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से आई महिलाओं को संबोधित किया। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि आगामी विशेष सत्र में 33% आरक्षण से जुड़ा अधिनियम लाया जाएगा। इससे लेकर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगी। आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की महिलाओं को, देश को संबोधित किया है। और इस सम्मेलन में पूरे देश भर से जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट जो कार्य कर रही हमारी माताएं, सबको आमंत्रित किया गया है। और आने वाले 16, 17, 18 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला रहे हैं और लोकसभा और विधानसभा में हमारी माताओं के लिए 33% आरक्षण सीट में उनको देने का अधिनियम पास होगा। अब हमारी माताएं देश के विकास में निर्णय भी कर पाएंगी, ये इस अधिनियम से सुनिश्चित होगा। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार की नई आक्रामक रणनीति और सुरक्षा बलों के साझा अभियानों से नक्सलवाद के खात्मे में ऐतिहासिक कामयाबी मिल रही है। आज स्वस्थ बस्तर अभियान की भी शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर सभी परिवारों के सदस्य का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। आज बस्तर क्षेत्र से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होने के पश्चात पहला बस्तर क्षेत्र का दौरा है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के कदम साहस के कारण जो गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना, उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब उन क्षेत्रों में जो 4 दशक तक विकास से अटके थे, विकास 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक पहुंचा नहीं था, वहां पर विकास पहुंचाना है। और आज सुकमा से हम लोग मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं और ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी जा रहे हैं, दोनों इसका शुभारंभ करेंगे और एक एक घर जाकर एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और जो भी बीमारी होगी उनका इलाज होगा
और बड़ी बीमारी होगी तो बड़े जगहों में रेफर करके इलाज कराएंगे। और उसके बाद शिविर भी लगाएंगे और शिविर के माध्यम से जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो सब की जो जरूरत है उसको सबको पूरा करने का काम हमारे शिविर में हमारे अधिकारी करेंगे। सक्ती के जयपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रम की हालत बेहद खराब है। 10 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भवन जर्जर बना हुआ है। बच्चों को नहाने और शौच के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरपंच, सचिव और अधिकारियों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय नक्सली मंसूबों को नाकाम करने की दिशा में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। ओडिशा के कोमना सीआरपीएफ की टीम ने एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान जंगलों में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और संदिग्ध सामान बरामद किया है। इस बरामदगी से इलाके में दहशत फैलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। कोरबा में महिलाओं के लिए बचपन के टिकट नाम से अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सखी सहेली महिला समूह आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके बचपन की यादों से जोड़ना है। अशोक वाटिका में हुए इस आयोजन में व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर महिलाओं ने खेल और मस्ती का आनंद लिया। सरोज पांडे ने कहा कि ये पहल महिलाओं को तनाव से दूर कर खुशियों से जोड़ने का प्रयास है। कोरबा में इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और इतनी संख्या में हम सोच रहे थे, यानी अभी करीब 1,500 के ऊपर बहनें कार्यक्रम स्थल पर हैं। इतनी तेज गर्मी है और इतनी तेज गर्मी में भी बहनें आई हुई हैं। बचपन की टिकट, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये नितांत गैर राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें हम महिलाओं को उनके पुराने सुनहरी यादों में ले जाते हैं और वहाँ पर वो बचपन की अपने खेलों को खेलते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हम और भी समृद्ध बना पाते हैं। गोटा है, फुगड़ी है, ऐसे खेल होते हैं और इसमें जो आप आज आएंगे तो मुझे लगता है कि वो आपको भी बहुत आनंदित करेगा। नक्सल विरोधी अभियान के तहत कांकेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। माचपल्ली में हुई मुठभेड़ में एक मोस्ट वांटेड महिला नक्सली लीडर को ढेर कर दिया गया है। माचपल्ली इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवानों ने परतापुर एरिया कमेटी की मोस्ट वांटेड नक्सली लीडर कामरेड रूपी को मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद जवानों ने मौके से कामरेड रूपी का शव भी बरामद किया, साथ ही एक पिस्टल भी जब्त की है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ कांकेर से हमारे सहयोगी प्रशांत जोशी फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रशांत, बड़ी कामयाबी, नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सुरक्षा बल नजर आए। जी सोहन, मैं बता दूं कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रूपी अपनी टीम के साथ माचपल्ली के जंगलों में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस पार्टी को रवाना किया गया था। जैसे ही जवानों का नक्सलियों से आमना सामना हुआ, नक्सलियों ने गोलीबारी चालू कर दी। जवानों ने भी नक्सलियों को करारा जवाब दिया, जिसके बाद नक्सली भाग खड़े हुए। मौके की सर्चिंग के दौरान मौके से एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त रूपी रेड्डी के रूप में हुई है। मैं बता दूं कि मौके से एक ऑटोमेटिक पिस्टल समेत अन्य नक्सली जो सामग्री होती है वो भी बरामद की गई है। एसपी कांकेर एसपी निखिल राखेजा ने बताया है कि इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है और जो शेष बचे नक्सली है उनकी तलाश की जा रही है। आपको मैं एक चीज ये भी बता दूं कि जो खुखार नक्सली विजय रेड्डी की पत्नी है रूपी। प्रशांत, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, सर्च ऑपरेशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट है और कितने नक्सलियों के जंगलों में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है? तो मैं बता दूं कि जो डेडलाइन थी 31 मार्च 2026 के बाद भी कांकेर के जंगलों में कुछ नक्सली एक छिपे हुए थे, सक्रिय थे, जिसमें आत्मसमर्पण के कई मौके देने के बाद भी उन्होंने समर्पण नहीं किया है। इन्हीं नक्सलियों के साथ आज सुबह पुलिस जवानों की मुठभेड़ हुई है और सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है और पुलिस पूरी मुस्तैदी से चप्पे चप्पे की
खोजबीन कर रही है कि नक्सली में या तो आत्मसमर्पण कर दें या तो फिर किसी भी तरह मुख्य धारा पे लौट आए। प्रशांत, एक और जानकारी आपसे चाहूंगा कि कांकेर में अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के केंद्र सरकार हो, सुरक्षा बल हो, सभी जी जान से जुटे हुए हैं। मौजूदा स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, क्या उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के बाद सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? साथ ही साथ में जो बचे हुए नक्सली हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि जो नक्सली हैं, जो मुख्य धारा पे लौट आए हैं, उनको कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको जीवन यापन करने के लिए, जैसे मिस्त्री का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, व्यापार से संबंधित चीजें उनको ट्रेनिंग दी जा रही है अभी। और जो बचे हुए नक्सली हैं, उनको पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल पूरी तरह से, जिस तरह से हो सके, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य धारा में लौट आए जितने बचे हुए नक्सली हैं। मैं बता दूं कि मुश्किल से 10 से 12 नक्सली ही बचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भिलाई में बीजेपी नेता राजेंद्र अरोड़ा ने विधायक देवेंद्र यादव पर एमएमएस प्रकरण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अरोड़ा ने जांच रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए और इसे राजनीतिक साजिश बताया। कल देवेंद्र यादव जी सेक्टर 6 थाने में जाकर एमएमएस का जो उन्होंने जांच की शिकायत की थी कि जांच करो, उसमें वो फर्जी एमएमएस है करके कल बयान दिया है। उस संबंध में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। उसमें मेरा कहना ये है कि जो सीडी थी वो सबसे पहले देवेंद्र यादव जी के पास गई थी। उन्होंने ही किससे प्राप्त की वो नहीं बताते, और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने 2.5 साल पहले लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया कि मेरे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है, ये मेरे सीडी फर्जी है और मेरे को क्लीन चिट मिली है। जब कल सेक्टर 6 थाने गए तो उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट और क्लीन चिट की कॉपी सेक्टर 6 थाने में क्यों नहीं दी, ये जांच का विषय था। भिलाई में रिटेंशन धारकों और अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रबंधन की नीतियां रिटेंशन धारकों के साथ अन्याय कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक और थर्ड पार्टी को मात्र 8 रुपए में क्वार्टर आवंटित किए जा रहे हैं, वहीं रिटेंशन अधिकारियों से 24 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। धरने में शामिल लोगों ने टाउनशिप की बदहाल व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और मकानों का मेंटेनेंस ठप पड़ा है। आज भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया, उसका कारण ये था कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने जब लीज का मुद्दा उठा था, बाकी यूनिटों में 6 फेज दिया गया और जब यहाँ की यूनिटों में 5 फेज देके बंद कर दिया। लोगों ने उस लालच में मकान को छोड़ा नहीं और भिलाई ने एक नया स्कीम बनाया, भिलाई इस्पात संयंत्र ने रिटेंशन का। उस रिटेंशन के तहत इन्होंने क्या किया कि 6 महीने का, किसी को 2 साल ऐसे रहने के लिए दिया। और इन्होंने ये बोला 6वां फेज के बारे में माननीय हमारे इस्पात मंत्री रामविलास पासवान जी यहाँ घोषणा करके गए कि 6वां फेज आएगा। तो 6वां फेज की जब बात उठी, 6वां फेज को उन्होंने दिया नहीं और बोले हम उसका सर्वे कर रहे हैं, उसका नियमितीकरण कर रहे हैं जिनको दिए हैं उनको, और इन्होंने दिया नहीं और उसको इन्होंने लंबा खींचते गए। और ना तो इन्होंने 6 महीने बाद किसी का मकान खाली नहीं करवाया, लोगों को गुमराह करते गए और कुछ नहीं किया इन्होंने। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक
अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक इन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूं। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes. Ramfin Corp, download the app now. Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. Fueled by 11,000 plus network garages pan-India, we drive to the next level. Reliance General Insurance is now IndusInd General Insurance. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। धार जिले के सिमल्दा में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कंचनबाई और उनका भांजा नीलेश घायल हो गए, जिनमें नीलेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को धामनोद अस्पताल ले जाया गया, जहां एक युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दूसरी बाइक का चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। मंदसौर जिले में एक मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना एक चाय की दुकान पर हुई। वारदात के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। टुकला चौक मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, जहां पर चाय की दुकान के बाहर कुछ युवक बैठकर चाय पी रहे थे, जिनमें एक साहिल अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। उसी समय एक अमन नामक लड़का आता है, जो साहिल के परिचित का है। भूरी की बात को लेकर इनमें वाद विवाद होता है और अमन चाकू निकालकर साहिल और उसके दोस्त रहीम के ऊपर प्राणघातक चोटें पहुंचाता है। चोट लगने से वहां पे उसको काफ़ी बेहोशी अवस्था में गिर पड़ता है और उसको इलाज के दौरान जब अस्पताल लेकर आते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अमन के द्वारा साहिल और रहीम को प्राणघातक चोटें पहुँचाकर और साहिल की हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा हत्या और हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर लिया गया है और अमन की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही हम आरोपी को पुलिस गिरफ्त में ले लेंगे। शिवपुरी में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध कच्ची शराब के साथ मौजूद है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू परिहार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपए बताई जा रही है। आज दोपहर मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खरीजाला मोड़ पर एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध रूप से हाथ भट्टी की कच्ची शराब बिक्री करने के लिए रखे हुए हैं। उस सूचना के आधार पर पुलिस भेजी गई तो एक व्यक्ति 2 कैनों को छोड़कर पुलिस को लेकर भागने लगा, जिसे घेर कर पकड़ा। जब उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम वीरू परिहार निवासी मकली जरा को होना बताया। उसके कब्जे से प्राप्त कैनों को खोल कर देखा तो उसके अंदर 50-50 लीटर कुल 100 लीटर हाथ भट्टी की शराब कुल कीमत 30,000 रुपए की बरामद की गई है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में आयोजित गांव चलो अभियान कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर असंतोष जताया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने विरोध के बीच नाराजगी जताते हुए प्रतिक्रिया दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
एमपी के खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। क्षेत्रीय विधायक हजारी लाल दांगी के प्रयासों से 8 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। इनमें 4 डॉक्टर खिलचीपुर, 3 जीरापुर और 1 माचलपुर अस्पताल में सेवाएं देंगे। इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपातकालीन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की उम्मीद है। बहुत बड़ी खुशी की बात है जीरापुर खिलचीपुर नगर के लिए, जीरापुर नगर के लिए और माचलपुर नगर के लिए, खिलचीपुर विधानसभा के लिए कि आज पहली बार मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला के द्वारा 4 डॉक्टर स्पेशलिस्ट, उसमें 1 डॉक्टर लेडी डॉक्टर भी, 4 डॉक्टर सिविल अस्पताल खिलचीपुर में, 3 डॉक्टर सिविल अस्पताल जीरापुर में और 1 डॉक्टर माचलपुर अस्पताल में, एक साथ 8 नए डॉक्टरों की पोस्टिंग करके जो हमें सौगात दी है, मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत आभार। छिंदवाड़ा के बरारीपुरा क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा ने पड़ोसी के मकान की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा 4 मंजिला इमारत से कूदी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। ये आज की घटना है। हिमाक्षी उर्फ तमन्ना डहरिया जो कि 15 साल की बच्ची है, यहाँ पे कुक्कन चौक में ये रहती थी। आज इसने 4थी मंजिला से कूद के आत्महत्या की है, ऐसा घटना स्थल पर देखने में पाया गया, जिसमें कि तत्काल मरकाम कर इसे जांच में लिया गया है। और इसने ऐसा कदम क्यों उठाया, 4थी मंजिल से कूद के इसको जान क्यों देनी पड़ी, उसमें बारीकी से जांच की जा रही है। उज्जैन के ढांचा भवन क्षेत्र में गैंगवॉर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने रौनक गुर्जर के घर पर हमला कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। उज्जैन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि घर पर पहले ज्वलनशील पदार्थ डाला जा रहा है, पेट्रोल छिड़का जा रहा है। उसके बाद गैंगवॉर के चलते इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। सवाल बड़ा यहां पर यह उठता है कि आखिर पुलिस कहां है, क्यों अपराधी इस तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। प्रियंक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रियंक, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर के, क्यों इस तरह से सरेआम एक घर को फूंक दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन कहां सो रहा है? पूरा जो मामला है उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के ढांचा भवन का बताया जा रहा है, जहां पर 2 दिन पहले ये जो वारदात है इसको अंजाम दिया गया था और इसका सीसीटीवी अब जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जो पूरा घटनाक्रम है इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा जो बदमाश है वो आकर किस तरीके से घर को जला देते हैं और आग के हवाले कर देते हैं। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये गैंगवार का बताया जा रहा है। जिसका ये घर है वो पुराना जो बदमाश है उस क्षेत्र का रौनक गुजर उसका बताया जा रहा है और पुराना इनका जो है गैंगवार का विवाद था और इसी के चलते ये जो घटनाक्रम है ये इसको अंजाम दिया गया। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने घटना के बाद जो है सीसीटीवी के आधार पर जो आरोपी उनकी जांच जो है शुरू की है। ठीक है प्रियंका, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायसेन में कृषि मेला को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें मेले में जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं जीतू पटवारी ने किसानों को कम दाम मिलने का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे कृषि मेले में जाकर आधुनिक तकनीक देखना चाहते थे। लगभग 20 लाख कुंटल गेहूं 2000 रुपए से नीचे किसानों ने ओपन मंडी में, ओपन मार्केट में, सरकारी मंडियों में बेच दिया। सरकार ने खरीदी देरी से की। आज भी स्थिति ऐसी है कि जब मंडी में अनाज बिक रहा है वो गेहूं लगभग 2200, 2300, 2000
हजार इस भाव से मिल रहा है, मतलब हर किसान को पर कुंटल का 400-500 रुपए का नुकसान हो रहा है। चलिए अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आज आशाताई का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम सफर पर आशाताई निकल पड़ी हैं। कुछ ही देर बाद शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशाताई पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने हैं, भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छतों पर, बालकनियों पर मौजूद हैं। अंतिम सफर पर आशाताई निकल पड़ी हैं और एक हुजूम उनके साथ में इस अंतिम यात्रा के दौरान सड़कों पर नजर आ रहा है। सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन संगीत के क्षेत्र में आशाताई ने जो योगदान दिया है वो सराहनीय है। 12,000 से ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी। जब 10 साल की वो थीं तब उन्होंने अपना पहला गाना मराठी में गाया था। उसके बाद अलग अलग शैली में संगीत को अपनी आवाज़ देती हुई आशाताई की आवाज़ भले ही आज खामोश हो गई है, लेकिन सुरों की जो खनक उन्होंने छेड़ी थी, जिन सुरों को उन्होंने छेड़ा था, वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। आशाताई हमेशा अपनी आवाज़ के ज़रिए हम सभी के बीच में रहेंगी। तो अंतिम सफर पर आशाताई निकल पड़ी हैं और ये पल वाकई में भावुक कर देने वाला है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य परेशानियों के बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। उनके बेटे की ओर से उनकी मौत की पुष्टि कल ही कर दी गई थी और उसके बाद संगीत की दुनिया के दिग्गज हों, बॉलीवुड के दिग्गज हों या फिर राजनीतिक जगत के दिग्गज हों, हर कोई उन्हें याद कर भावुक हो रहा है। उनके साथ में जो पल उन्होंने बिताए थे, जो भी सुनहरी यादें उनके साथ में थी, उन्हें हर कोई याद करता हुआ नजर आ रहा है। आशाताई अंतिम सफर पर निकल पड़ी हैं, लेकिन उनका योगदान ना सिर्फ संगीत के क्षेत्र में बल्कि बॉलीवुड जगत में भी असाधारण रहा है। हमारे साथ में वो ऐसी यादों को छोड़ करके चली गई हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सबसे वर्सेटाइल और दिग्गज सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी और करीब 8 दशकों तक उन्होंने संगीत की दुनिया को अपनी आवाज़ से पिरोया। अलग अलग शैलियों में उन्होंने गाने गाए, चाहे हेलेन का डांस हो, पॉप म्यूज़िक हो, कव्वाली हो या फिर शास्त्रीय संगीत हो, हर तरह के गाने गाती हुई वो नज़र आई। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना गाया था और उनका आखिरी जो गाना था वो इसी साल रिलीज भी हुआ था। जाने दो खुद से मिलना है उनका आखिरी गाना था। 12,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए थे और इसी वजह से, सबसे ज़्यादा गाने गाने की वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल था। शास्त्रीय संगीत से लेकर कैबरे, पॉप, जैज और गजल तक हर विधा में उन्होंने अपनी महारत साबित की। आशा जी ने 82 साल के सिंगिंग करियर में 9 फिल्म फेयर समेत 100 से ज़्यादा अवार्ड जीते। उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब से कुछ ही देर बाद शिवाजी पार्क में आशाताई पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।